हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो चैप्टर नंबर 3 है आपके साइंस टेक्स्ट बुक का। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द accompanying figure shows some electrical appliances connected in the circuit in a house. Answer the following questions। तो यहाँ पर एक हाउस का हमें डायग्राम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर्स लगे हुए हैं और जो अप्लायंसेस है, यहाँ पर लैम्प है, टीवी है, एंड जो ये कनेक्टेड है अप्लायंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे इसकी डायग्राम से रिलेटेड, इस फोटो से रिलेटेड, उसको हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बाय विच मेथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड। तो इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घर में ना पैरेलल कॉम्बिनेशन से सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस। जैसे कि टीवी था, टीवी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, उसके 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है हर एक के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अबाउट 220 वोल्ट होता है हर एक अप्लायंस के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल अप्लायंस इज सेम। सेम क्यों है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कनेक्शन है, उसमें हर एक अप्लायंस जो हर एक रेसिस्टेंस होता है, हम कहते हैं कि जो सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक सर्किट्स में यानी कि हमारे घरों में 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक अप्लायंस के लिए, टीवी के क्रॉस, फ्रिज के क्रॉस, या फिर जो भी अप्लायंस आप कहोगे उसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। थर्ड क्वेश्चन है विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंस बी द सेम। जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी अप्लायंस ऑफर अ डिफरेंट रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस, लोड मतलब कि रेसिस्टेंस है, यहाँ पर जो अप्लायंस का रेसिस्टेंस होगा उससे हम कह रहे हैं। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच अप्लायंस विल बी डिफरेंट। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि V विच इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, है ना, ऐसे याद रखते हैं वैसे। तो V विच इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पर जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है करंट पास कर रहा है, और R क्या है रेसिस्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो हर एक अप्लायंस है उसके जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का रहता है। तो मतलब ये जो पोटेंशियल है वो सेम है हर एक अप्लायंस के लिए, बट जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग होगा हर एक अप्लायंस का। तो जब रेसिस्टेंस अलग होगा तो करंट भी अलग होगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होगी ये सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर रेसिस्टेंस मान लो किसकी ज्यादा है तो उसकी करंट, उससे करंट कम पास करेगा, ताकि वैल्यू जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और ये सेम आ जाए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why are the domestic appliances connected in this way? मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं? इसका आंसर ये है कि domestic appliances at home are connected in parallel so that it has different path। अब इसके रिलेटेड ना एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ फिर एक्सप्लेन कर। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो सपोज कर लो कि टीवी स्टॉप्स वर्किंग, अगर टीवी रुक जाता है, कुछ उसमें टेक्निकल इशू हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट में इशू हो गया, वहां पे करंट पहुंच नहीं रहा है सपोज कर लो, तो टीवी बंद हो गया, तो क्या बाकी अप्लायंस भी रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना, आपने नोटिस भी करा होगा कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब बाकी अप्लायंस क्यों नहीं रुक जाते? अगर टीवी बंद हो गया या फिर कुछ दूसरा अप्लायंस बंद हो गया तो सारे क्यों नहीं बंद हो जाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है ना कि जैसे सपोज करो मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सपोज करो ये वाला जो एरिया है ना, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाए तो बाकी में तो करंट जाता होगा ना, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन में होता, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती तो आगे भी प्रॉब्लम हो जाती, ये भी बंद हो जाते हैं। अगर ये बंद हो जाता तो सपोज तो लेगी टीवी का रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती, सब कुछ सर्किट ही डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन घरों में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते। और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तभी बाकी अप्लायंसेस वर्क
करते हैं इवन दो वन ऑफ द अप्लायंस गेट्स स्टॉप्स, क्योंकि पूरा सर्किट जो है वो डिसरप्ट नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ना हमें एक सर्किट दिया हुआ है, उसको हमें प्रॉपर प्लेस में जो एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ ऑप्शंस क्या है यहाँ पर। जैसे कि ये क्या है, बैटरी हमारे पास है, ये रेसिस्टेंस है, और ये वेरिएबल रेसिस्टेंस ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, और ये की है ना, जिसको ओपन क्लोज करके हम सर्किट को ओपन क्लोज कर सकते हैं, चालू बंद ऑफ ऑन एंड ऑफ, वो की है। तो इसको हम प्लेस करेंगे एक एक करके, और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विच लॉ कैन यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ द अबव सर्किट। तो जब हम इसको पूरा सर्किट बना लेंगे तो हम कौन से लॉ इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर्किट हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बताया ये वोल्ट मीटर है, दो आ, ये दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। ये रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस है। ये एमीटर है, ये क्या करता है, करंट कैलकुलेट मेजर करता है कि करंट कितना पास हो रहा है। ये बैटरी है, और ये क्या है, ये की है, जिससे सर्किट हम क्लोज एंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द सर्किट कैन बी यूज टू प्रूव ओम्स लॉ। ऑब्वियसली यहाँ पर रेसिस्टेंस है, हम V विच इज इक्वल टू आई आर, अगर हमें यहाँ पर प्रूव करना हुआ तो हम इस सर्किट के थ्रू ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। Umesh has two bulbs having resistance of 15 ohm and 30 ohm. दो रेसिस्टेंस है उसके पास। He wants to connect them in a circuit, but if he connects them one at a time, the filaments get burned. Filament get burned का मतलब ये है कि जैसे बल्ब होता है ना, अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बट आप समझो कि ये बल्ब है और इसके अंदर ये फिलामेंट है। इसका जो फिलामेंट होता है जो जलता है एक्चुअल में, तो जो फिलामेंट है वो बर्न हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, बल्ब फूट जाता है एक तरह से। ये यहाँ पर ये हो रहा है। ऐसा कब होता है, जब जितनी उसकी पोटेंशियल होती है कि जिसकी इसके अक्रॉस जितनी पोटेंशियल होनी चाहिए थी, अगर उससे ज्यादा हो जाए, है ना, करंट ज्यादा पास कर जाए उसके अक्रॉस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो बल्ब फूट जाता है। और ऐसा कब हो रहा है, जब वो 15 ओम का रेसिस्टेंस लगा रहा है और 30 ओम का अलग अलग लगा रहा है, एक साथ नहीं लगा रहा, अलग अलग लगा रहा है, तब हो रहा है ऐसा। क्योंकि देखो ना, 15 जो ओम है वो बहुत कम रेसिस्टेंस है, और जब रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। जब करंट बहुत ज्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली जो है वो बल्ब जल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच मेथड शुड ही यूज टू कनेक्ट द बल्ब। तो बल्ब्स को कनेक्ट करने का करेक्ट वे क्या होना चाहिए यहाँ पर, कि कौन सा हमें कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें लगाना चाहिए बल्ब्स को कनेक्ट करने का। क्यों ऐसा लगाना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। What are the characteristics of this way of connecting the bulbs depending upon the answer of the question A above? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसा करने की। सबसे पहले तो हम सीरीज में बल्ब्स को लगा देंगे, ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस इंक्रीज तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बल्ब जो है वो जलेगा नहीं, जो फिलामेंट है वो बर्न नहीं होगा, तो द फिलामेंट विल नॉट गेट बर्न। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है ओवरऑल 15 और 30, 15 एंड 13 ओम से जो आया, उसको कैलकुलेट करते हैं द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द सर्किट। जैसे पता है आपको फॉर्मूला आर एस क्या है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 45 ओम। तो आप लिख सकते हैं द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज 45 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज करंट इन एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। कौन सा टेबल, ये वाला। अब यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में आप देखोगे कि वोल्ट दिया हुआ है 456, और करंट दिया हुआ है एम्पियर में 9, 11.25 एंड 13.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द एवरेज रेसिस्टेंस। बट यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेसिस्टेंस। देखो ऐसा है कि यहाँ पर जैसे कि
वोल्ट की वैल्यू है, इसको हम V1 कंसिडर करेंगे, इसको हम I1 कंसिडर करेंगे, V2 I2 V3 I3, और यहाँ पर हम ओम्स लॉ का इक्वेशन लगाएंगे, V विच इज इक्वल टू IR। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, R1 विच इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय I1। यहाँ पर देखो V1 हो गया, ये I1 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो R1 आ जाएगा। और एवरेज रेसिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है कि जैसे किसका भी एवरेज निकालना होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाय 3। तो V1 4 वोल्ट है, I1 कितना है 9 एम्पियर है, R1 विच इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय I1, तो R1 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू R1 की वैल्यू आती है 0.44 ओम्स। वैसे ही हम यहाँ पर R2 कैलकुलेट करेंगे, V2 कितना है 5 वोल्ट है, I2 कितना है 11.25 एम्पियर, तो R2 का फॉर्मूला क्या है V2 डिवाइड बाय I2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 11.25। तो अगेन जो R2 का वैल्यू है वो आता है 0.44 ओम्स। वैसे यहाँ पर हम R3 कैलकुलेट करेंगे, V3 कितना है 6 वोल्ट है, I3 कितना है 13.5 एम्पियर है, तो R3 विच इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाय I3। तो R3 कितना आ गया 6 डिवाइड बाय 13.5। अगेन जो R3 की वैल्यू है वो आती है यहाँ पर 0.44 ओम्स। तो हमारे पास अभी इंडिविजुअल वैल्यूज है, हम क्या करते हैं एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो R1 कितना है, R2 R3 सब इक्वल है 0.44 ओम्स के। तो एवरेज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0.44 प्लस 0.44 प्लस 0.44 डिवाइड बाय 3। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो 1.32 आता है, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर से वैल्यू आती है 0.44 ohms। So we can write the average resistance is equal to 0.44 ohms। अब इसी में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन द करंट V और I के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा होगा। डू नॉट ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना बट बताने की नेचर क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा जो रेसिस्टेंस है वो तीनों केस में सेम है, रेसिस्टेंस जो है वो तीनों केस में सेम है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो V है जैसे जैसे एज V इंक्रीजेस सॉरी एज करंट इंक्रीजेस, एज I करंट को हम I से डिनोट करते हैं इंक्रीजेस, V ऑल्सो इंक्रीजेस, वोल्टेज V ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमें पता चलता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V ऑल्सो इंक्रीजेस, therefore हम लिख सकते हैं जो V है वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो नेचर होगा ग्राफ का वो स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ विल बी लीनियर एज करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड क्वेश्चन ये विच लॉ विल बी द ग्राफ प्रूव, तो ये जो ग्राफ है ये क्या प्रूव करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली ये ओम्स लॉ को प्रूव करेगा, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, आर जो है वो कांस्टेंट है। तो जब आर कांस्टेंट होगा जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के बिटवीन टू वंस, वही वाला लॉ V विच इज इक्वल टू आई आर। तो अगर यहाँ पर हम R को कांस्टेंट कर दें तो जैसे जैसे I इंक्रीज होगा V इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं मैच द पेयर्स। मैचअप्स यहाँ पर करने हैं। ग्रुप ए दिया हुआ है, ग्रुप बी दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीकली अटैच होते हैं, न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, वीकली अटैच होते हैं वो। करंट ऑब्वियसली V विच इज इक्वल टू IR, तो करंट हम लिख सकते हैं V बाय R।
फर्स्ट का क्या हो गया, सी हो गया, टू का ए हो गया। रेसिस्टिविटी, इस पर मैं आता हूँ, बहुत अच्छा है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस इन द सर्किट, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 4 का यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, और 3 का डी होगा। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। अब यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है, रो है, उसको हम लिखते हैं आर ए डिवाइड बाय एल, इसका ये फॉर्मूला आता है, इसको इक्वेट करके आर ए बाय एल। अब जैसे कि हमें पता है वी विच इज इक्वल टू आई आर होता है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो रेसिस्टेंस है वो वी बाई आई है, लिख सकता हूँ ना कि रेसिस्टेंस क्या है, वी बाई आई है। तो देयरफॉर रेसिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस की जगह में वी बाई आई लिखता हूँ, वी बाई आई, और मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ए बाई एल, तो वी ए बाई एल आई आ गया रेसिस्टिविटी विच इज इक्वल टू, समझ आ गया आपको वी ए बाई एल आई कैसे आया है यहाँ पर। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बता दिया, 1 का सी होगा, 2 का ए होगा, 3 का डी होगा, और 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r, तो लेंथ x है और उसकी रेसिस्टेंस r है, एरिया उसका स्मॉल ए दे रखा है, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, और रेसिस्टिविटी की यूनिट चाहिए। तो गिवन डेटा हम लिखते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो r है, लेंथ x है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सो मैं यहाँ पर आपको विजुलाइज करने के लिए बता दूं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गई, ए हो गई स्मॉल है, लेंथ जो है वो एक्स है, और रेसिस्टेंस जो है वो आर है, स्मॉल आर। हमें फाइंड आउट करना है रेसिस्टिविटी। तो फॉर्मूला हमारे पास रेसिस्टिविटी का है आर ए बाई एल। ये कैसे आया, जैसे कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है, हमें रो चाहिए, रो मतलब रेसिस्टिविटी, आर ए, इसको यहाँ पर भेजेंगे, आर ए यहाँ पर एल होगा, तो रो विच इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। तो हमें आर कितना दिया हुआ था, स्मॉल ए, एरिया कितना था, स्मॉल ए, लेंथ एक्स, आ गया रेसिस्टिविटी। और हम लिखेंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, इज ओम मीटर, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7, रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। तो R1 क्या है, रेसिस्टेंस है, R2 भी रेसिस्टेंस है, R3 भी रेसिस्टेंस है, R4 भी रेसिस्टेंस है। S1 S2 दो कीज है ना, दो कीज है, इसको हम लाइक ओपन क्लोज करके सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं। तो हमें डिस्कस करना है करंट फ्लोइंग इन सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस है कि जब S2 एंड S1 बोथ आर क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये है ना कि जिस इसको हमने टच करा दिया, इसको जो सर्किट है उससे टच करा देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज। तो जब भी ना कीज को क्लोज करके आ जाए, कीज जब क्लोज होगी ना, तो समझ लेना जो सर्किट है वो ओपन है, सर्किट ऑन है, सर्किट ऑन है, इसका मतलब ये होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि देखो करंट यहाँ से जाएगा जाएगा, यहाँ पर फिर करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। फिर करंट यहाँ से पास होकर फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, पूरा सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, when both S1 and S2 are closed, जब दोनों को क्लोज कर देते हैं, the effective resistance of the circuit decreases and hence current will increase। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि जो रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वो डिक्रीज कैसे हो गई यहाँ पर सर्किट की, क्योंकि यहाँ पर जो S1 है ना, उसकी वजह से यहाँ पर R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है जब भी दो रेसिस्टेंस होते हैं, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होती है वो कम होती है ओवरऑल।
तो इसकी वजह से पूरी सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है पहले के कंपेयर में, जब ये क्लोज नहीं थे कीज। तो करंट विल इंक्रीज होगा क्योंकि रेसिस्टेंस डिक्रीज, करंट इंक्रीज। सेकेंड यहाँ पर केस है बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। ओपन का कीज जब ओपन लिख के आ जाए ना, कीज ओपन है मतलब सर्किट जो है वो ऑफ है, बंद है, सर्किट ऑन नहीं है, ऑफ है, तो ये ओपन है। करंट अगर फ्लो यहाँ पर करता है तो यहाँ पर से जाकर के वो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर तो ओपन है की, करंट नहीं जा पाएगा, तो करंट को यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाकर के ये यहाँ पे भी नहीं जा सकता, यहाँ से जाकर के यहाँ पर। तो रेसिस्टेंस इन्वॉल्व कितने हैं यहाँ पर, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड करंट विल डिक्रीज, क्योंकि जब रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि जब S1 क्लोज होगा, ये जो S1 है ना ये क्लोज होगा, मतलब ये ओपन है ये वाला, बट S2 ओपन रहेगा। इसको हम क्या करेंगे कि ऑफ करेंगे, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है। ऑन ऑफ से आपको इजीली समझेगा। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली, ये ऑन है तो यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट नहीं जा सकता, सीधा यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब S2 when S1 is closed मतलब ऑन है और S2 इज ओपन मतलब ऑफ है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस अभी डिक्रीज हो जाएगा पूरे सर्किट का, तो करंट विल इंक्रीज। अब इफेक्टिव रेसिस्टेंस वापस से फिर डिक्रीज क्यों हो गया है यहाँ पर, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों फिर से आ गए पैरेलल में, और पैरेलल में जब आते हैं तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस R1 R2 की इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल सर्किट की जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, सो करंट विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। Three resistance R1, R2, R3, sorry, X1, X2, X3 are connected in the circuit in different ways. X यहाँ पर क्या है, effective resistance है। The properties observed for this different ways connecting X1, X2, X3 are given below. Write the way in which they are connected in each case. तो हमें बताना है क्या वो सीरीज में कनेक्टेड है, क्या वो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके हमें कुछ कंडीशन दी होगी, उसको देखकर बताना है कि क्या ये सीरीज है कि पैरेलल है, हमें बस इतना बताना है। कंडीशन क्या है बताऊंगा आगे, बट आपको ये समझेगा कि जो X1, X2 है, X3 है, ये इंडिविजुअल अलग से रेसिस्टेंस है, और जो X है वो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि करंट I फ्लो करता है X1, X2, X3 से। आंसर क्या होगा, इफ I टोटल करंट सेम करंट जब I फ्लो कर रहा है थ्रू X1, X2, X3, then the three resistors are connected in series combination। क्या मतलब है इसका, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ये X1 है, ये X2 है और ये X3 है। अब यहाँ से करंट जाएगा तो सेम करंट सबको आई मिलेगा। सो जब सेम करंट जा रहा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यही होता है, सेम करंट जाता है हर एक रेसिस्टेंस से। तो दैट व्हेन सेम करंट फ्लोज टू द ईच रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, x इज लार्जर देन x1 मतलब इन सबसे लार्जर है, ये कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि जो x होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवरऑल सबसे बड़ा आएगा, इंक्रीज लार्जर वैल्यू आएगी इसकी। as x is larger than x1, x2, x3 they are connected in as effective resistance in the series is greater than the individual resistance। अगर आपको ये नहीं समझा तो मैं सपोज करके आर्बिट्री वैल्यू कुछ मैं देता हूँ, कुछ भी वैल्यू मैं x1 की देता हूँ 1, x2 की देता हूँ 2 और x3 की मैं देता हूँ, कुछ भी ऐसी वैल्यूज दी नहीं हुई है टेस्ट में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप x की वैल्यू फिर निकालते हैं ना 1 प्लस 2 प्लस 3, कि ओवरऑल कितना होता है 1 2 3 3 3 6, ओवरऑल 6 आ गया। अब ये जो 6 है वो 1 से तो बड़ा है, जो 2 से उससे भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो ओवरऑल सबसे बड़ी वैल्यू आती है सीरीज में, है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि x इज लार्जर देन इंडिविजुअल्स।
अब x स्मॉलर है, ये उल्टा केस होता है फिर पैरेलल में। तो x इज स्मॉलर देन x2, इंडिविजुअल से सबसे छोटा है वैल्यू ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल as effective resistance in parallel is smaller than the individual resistance। तो आप कह सकते हो कि ट्रिक है, आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल इंडिविजुअल से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव वाला सीरीज में और कम होगा पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ये है सब क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x1 x2 x3 इज सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस। So as potential difference across x1, x2, x3 is same, they are connected in parallel। फिफ्थ कंडीशन हमें ये दे रखा है, ऑब्वियसली ये कौन सा कनेक्शन है? ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है 1 upon x is equal to 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3। ये क्या है? ये फॉर्मूला किसका है? This is the formula for the effective resistance of the circuit when resistance are connected in parallel। तो ये कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स है टोटल, सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर, ये 1 मीटर लिखा हुआ है, लॉन्ग नाइक्रोम वायर is 6 ohm। If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will be its resistance? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का अपने फॉर्मूला लिखा हुआ है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ आपने क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। कितना होगा? एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी। तो गिवन डेटा देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। R1 हम कंसिडर करते हैं 6 ओम को। लेंथ R1 कब है? जब लेंथ उसकी 1 मीटर है। L2 हमें दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.7 मीटर, क्योंकि 70 डिवाइड बाय हम 100 करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो विच इज इक्वल टू 0.7 मीटर। तो यहाँ पर हम केस कंसिडर करते हैं, केस 1 जब R1 6 ओम है और लेंथ L1 कितनी है? 1 मीटर। और केस 2 जब R2 हमें कैलकुलेट करना है और L2 हमें दिया हुआ है 0.7 मीटर। अभी मैंने बताया 0.7 मीटर कैसे आया। तो हमें टू फाइंड ऑब्वियसली R2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर्मूला हमारे पास है ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का, विच इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो जब यहाँ पर सिंस द वायर इज सेम, यहाँ पर रो आएगा रेसिस्टिविटी। जब वायर सेम है तो जो रेसिस्टिविटी है वायर की और जो एरिया है वो सेम आएगा फॉर बोथ द केसेस। डिफरेंट अलग अलग क्या है? रेसिस्टेंस अलग है और लेंथ अलग है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर R विच इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ना हम इस इक्वेशन को ऐसे देखेंगे कि रेसिस्टिविटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अगर आप इसको मिसप्लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये रो विच इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय, मैंने आपको ये बताया था ना, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये रेसिस्टिविटी का हमें फॉर्मूला क्यों निकाला बताऊंगा अभी। अब यहाँ पर हम केस 1 के लिए देखते हैं कि जो R1 है और L1 है वो कितना दिया हुआ है। R1 कितना है? 6 है और L1 1 मीटर है और A तो हमें पता नहीं, बट कुछ मान लो कि A है एरिया। तो जो रो आ गया वो कितना आ गया? 6A आ गया। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर रो निकाला है। अब केस 2 कंसिडर करते हैं, रो विच इज इक्वल टू R2 A क्योंकि सेम है और L2 विच इज इक्वल टू R2 हमें कैलकुलेट करना है, A हमें पता नहीं कुछ A है और L2 हमें 0.7 दिया। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि जो रो है वो 6A के बराबर है, तो हम इसको इक्वेट करते हैं 6A के, ठीक है।
फिर देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर जो 0.7 है, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 6a मल्टीप्लाई 0.7 विच इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाय a। अब हम क्या करेंगे 6a मल्टीप्लाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय a, इसको यहाँ पर नीचे भेजते हैं, विच इज इक्वल टू R2। यही वाला फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन का। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं जरा, यहाँ पर a से डिवाइड में है तो कट जाएगा। तो R2 हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 विच इज इक्वल टू 4.2 ओम। तो वी कैन राइट जो R2 है वो 4.2 ओम यहाँ पर आया है कैलकुलेट करके। तो वी कैन राइट आंसर द रेसिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर नाइक्रोम वायर लेंथ इज 4.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, व्हेन टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज 80 ओम। When two resistance are connected, when they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values for the two resistance? जैसे आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो हम आर एस लिखते हैं, और जब पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर पी लिखते हैं। तो आर एस की वैल्यू हमें 80 दिया हुआ है और आर पी की वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है ओम में ऑब्वियसली। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो दो रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितनी है। सबसे पहले गिवन डेटा हम लिखेंगे कि आर एस ऑब्वियसली 80 ओम मैंने अभी बताया। तो आर एस का मतलब क्या होता है, आर एस विच इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो देयरफॉर वी कैन राइट 80 विच इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आर वन की वैल्यू हम निकालते हैं, आर वन विच इज इक्वल टू 80 माइनस आर टू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 और R2 इंडिविजुअल्स। फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो इक्वेशन है ये कहाँ से आ गया। आपको ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, 1 अपॉन आर पी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे, आरपी, इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइड बाय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2 मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। जब हम इसको इक्वेशन को अपोजिट वे में लिखेंगे कि अगर इसको आरपी को हमें ऊपर लिखना है तो यहाँ पर भी हमें ऊपर इसको करना पड़ेगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। आ गया वाला ये वाला इक्वेशन का फॉर्म, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने आपको पूरा सॉल्व किया है यहाँ पर बताने के लिए, समझाने के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव किया इसका हम यूज करेंगे। R1 की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रीवियस स्लाइड पे बताया था ना 80 माइनस R2 है, इसका हम यूज करने वाले हैं। R1 की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम R1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक सेकेंड, आरपी हमें कितना दिया हुआ था 20, तो वी कैन राइट 20 विच इज इक्वल टू R1, R1 क्या है 80 माइनस R2 है, R2 तो पता नहीं, R2 लिखेंगे डिवाइड बाय R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, RS लिख सकते हैं, और RS की वैल्यू कितनी है 80 है, तो वी कैन राइट एज 80। वही नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हूँ, ये वाला देखना है, ये वाला इक्वेशन यही नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ हूँ, 20 which is equal to 80 minus R2 multiplied by R2 from equation 1। क्योंकि इक्वेशन 1 में मैंने बताया था ना कि जो R1 है वो 80 माइनस R2 है और ये R1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 80 को यहाँ पर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो ऑब्वियसली 80 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ 1600 आता है यहाँ पर, तो 1600 आ गया। अब इसको ना यहाँ पर अंडर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 80 माइनस R2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं R2 से, तो ये जो R2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 80 R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं R2 का स्क्वायर आता है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो माइनस R2 है इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो R2 का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 80 है यहाँ पर जाएगा तो माइनस 80 R2 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस में था, प्लस 1600 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि इसको हम कैसे करेंगे कि इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इस वे में कि जो दो नंबर्स होंगे उनका सम इसके बराबर होना चाहिए माइनस R2 के माइनस 80 के, जो सम है वो माइनस 80 के होना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ा है ना लोअर क्लासेस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होगी, वो -40 और -40 होगी, कि जब आप -40 को ऐड करते हो, माइनस माइनस प्लस होता है तो -80 होता है ओवरऑल जब इसको हम ऐड करते हैं, और जब हम इसको -40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई करके प्लस आता है प्लस 1600, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो -40 हम यूज करेंगे दो वैल्यूज, ठीक है। हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, R2 कॉमन ले लेंगे, जब हमने R2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर है ना, R2 को जब हमने कॉमन ले लिया तो R2 -40 R2 -40 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर R2 की हमें हमारे पास दो वैल्यूज आती है और दोनों एक तरह से सेम ही है, क्योंकि R2 विच इज इक्वल टू 40, सिंस R2 -40 विच इज इक्वल टू 0, therefore R2 is equal to 40 ohm। तो we can write R2 is equal to 40 ohm, और जैसे मैं बताता कि R1 प्लस R2 कितना है, 80 है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40, तो हमें R1 कैलकुलेट करना है, R1 विच इज इक्वल टू 80 माइनस 40, ऑब्वियसली 80 माइनस 40 कितना होगा, 40 होगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, वैल्यूज फॉर टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 इज इक्वल टू R 40 एंड 40 ओम, तो दोनों की सेम ही है 40। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इफ अ चार्ज 420 कूलम, टी यहाँ पर क्या है, कूलम है, यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम, इसलिए यहाँ पर इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। 420 कूलम फ्लो करता है कंडक्टिंग वायर से 5 मिनट के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। आपको पता है कि करंट की जो फॉर्मूले होती है वो कितनी होती है, क्या होता है फॉर्मूला, करंट विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू हमें दिया हुआ है 420 कूलम, टाइम 5 मिनट है, और 1 मिनट में ऑब्वियसली 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। आई कैलकुलेट करना है, हमारे पास आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी है। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, तो आई क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया, क्यू कितना है 420 है, टाइम कितना है 300, 0 0 कट जाएगा, 42 डिवाइड बाय 30, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.4 आता है एम्पियर। So we can write the current in circuit is 1.4 ampere